सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आइए पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से निर्मित कपड़े पहनते हैं, जैसे सूती वस्त्र हो गए, सूती है, कोई टेरिलिन है, पॉलिस्टर है। ये सभी वस्त्र विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित होते हैं। इससे पहले जो कक्षा 7 थी उसमें एक रेशों का पार्ट था विज्ञान में, यानी जो धागा होता है वो बिल्कुल बारीक बारीक संरचनाओं से निर्मित होता है, उनको कहा जाता है रेशा। आप एक अगर बड़े धागे को लेंगे, उसको खोलेंगे तो उसमें बारीक बारीक बहुत से धागे होते हैं, तंतु होते हैं, वो सारे रेशे कहलाते हैं। तो रेशे एक मजबूत प्रत्यास्थ धागे नुमा संरचना है जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। रेशों का उपयोग विभिन्न घरेलू वस्तुएं जैसे रस्सियाँ और जालियाँ बनाने में भी किया जाता है। यह रेशा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है मानव निर्मित रेशा, यानी जिसको मनुष्य तैयार करता है फैक्ट्रियों में रसायनों का उपयोग करके, वो मानव निर्मित रेशा कहलाता है। और ऐसे रेशे जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। तो ये प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे, इनमें क्या अंतर है संश्लेषित रेशों में, एक ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में प्राकृतिक रेशों के उदाहरण है जैसे रुई, जूट और जांतव रेशे, ऊन, रेशम, यानी जो जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जांतव रेशे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले। और इधर जो संश्लेषित रेशे हैं उनका उदाहरण है नायलॉन और रेयान। इनको फैक्ट्रियों में मनुष्य के द्वारा रसायन का उपयोग करके उनको तैयार किया जाता है। अब प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। अब ये वस्तु का नाम और रेशे का प्रकार, जैसे स्कूल की ड्रेस है तो ये सूती और रुई से निर्मित होती है, पर्दे पॉलिस्टर के हैं, स्वेटर ऊन से है, मोजे सूती या नायलॉन के हो सकते हैं, पैरासूट नायलॉन से है। अब अगला विषय आता है बहुलक। अब बहुलक क्या होता है? मनकों के हार में, यानी कोई माला होती है तो उस माला के जो मनके होते हैं वो मनकों के हार में मनके एक साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाकर हार बनाते हैं। यानी जो मनके होते हैं वो एक के साथ एक जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो मनकों के द्वारा जोड़ी गई बनाई गई लंबी श्रृंखला है वो बहुलक का एक प्रकार है। अब एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। हम 10-12 कागज़ की क्लिप लेकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और दोनों उदाहरण में मनका और क्लिप, ये छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला के रूप में क्रमशः हार और क्लिपों की श्रृंखला बनाते हैं। अब ये देखिए कागज़ से निर्मित संरचना है। तो एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होता है, और प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है जो एकलक कहलाती है। यानी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है, उसको एकलक कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी एकलक इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाते हैं तो उसको हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ये जो पॉलीमर शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पोली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग। यानी पॉलीमर या बहुलक का अर्थ हुआ बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना हुआ कोई पदार्थ। अब आगे बात करते हैं सेलुलोज। प्रकृति में कपास से मिलने वाला एक बहुलक है जो बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार कौन से होते हैं? तो संश्लेषित रेशों के प्रकार हैं रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं। अब रेयान के बारे में हम बात करते हैं। तो रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा अपनी सुंदर बनावट और लोगों की पसंद के कारण महंगा होता है, और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे को बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसको
काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त करते हैं। इस रेशे को रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहते हैं। यह एक मानव निर्मित रेशा है, रेशम से सस्ता होता है। इसे रेशम के रेशों के समान ही इसको बनाया जा सकता है, बुना जा सकता है। इसको कई रंगों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और रेयान को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। अब दूसरा संश्लेषित रेशा है नायलॉन। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह पहला संश्लेषित रेशा था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। 1931 में किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के बिना इसको बनाया गया। नायलॉन रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है, चमकीला और धोने में आसान होता है। अब नायलॉन से बहुत सी वस्तुएं बनती है, जैसे जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे। जो नायलॉन का तार होता है वो इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सों को बनाने में किया जाता है। एक हम क्रियाकलाप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेंगे और लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा सूती धागा लेकर उसे क्लैंप से बांध देते हैं, जिससे वह स्वतंत्र रूप से चित्र के समान लटक जाए। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दें, जिसमें बाट रखते हैं। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते हैं जब तक कि धागा टूट न जाए, और धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार को लिख देते हैं। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराते हैं। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सभी धागों की लंबाई और मोटाई लगभग एक जैसी ही होनी चाहिए। अब देखिए, यदि हमने कपास का धागा लिया तो उसको तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार चाहिए था 12 ग्राम। ऊन के लिए 70 ग्राम, यानी कपास के धागे से ऊन का धागा ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद फिर रेशम के लिए 50 ग्राम का भार चाहिए था, नायलॉन के लिए 100 ग्राम। इसका मतलब हो गया इन सब धागों में नायलॉन का धागा सबसे ज़्यादा मजबूत है, और उसके बाद में ऊन का धागा, फिर रेशम का और कपास का धागा सबसे कमज़ोर धागा कहलाएगा। फिर अगला संश्लेषित रेशा है पॉलिस्टर। यह एक रसायन एस्टर की बहुत सारी इकाइयों के परस्पर जुड़ने से बनता है। एस्टर रसायन फलों को गंध प्रदान करते हैं। इसके द्वारा पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट जैसे वस्त्र बनाए जाते हैं। पॉलीकोट को पॉलिस्टर और कपास के मिश्रण से बनाते हैं। पॉलीवूल पॉलिस्टर और उनका मिश्रण है। पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है, आसानी से धुल जाता है। उदाहरण टेरिलिन। इसे हम महीन रेशों में खींच सकते हैं, जिसे बाद में अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। उदाहरण के लिए PET, पॉलीएथिलीन टरफेथलेट एक प्रकार का यह पॉलिस्टर है, और इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अगला है एक्रिलिक। सर्दियों में उपयोग किए जाने वाले स्वेटर और शाल अथवा कंबल ऊन जैसे दिखने वाले रेशों से बनते हैं। यह संश्लेषित रेशे एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक ऊन महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं इसकी तुलना में सस्ती होती है। ये विभिन्न रंगों में हमें मिल जाती है। लेकिन संश्लेषित रेशों के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे संश्लेषित रेशे जलने पर प्राकृतिक रेशों से अलग व्यवहार दर्शाते हैं। ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए प्रयोगशाला या रसोई में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगला है पेट्रोरसायन। पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से बने रसायन पेट्रोरसायन कहलाते हैं। ये याद रखने वाली बात है। पेट्रोरसायन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से बने रसायन पेट्रोरसायन कहते हैं। इनके द्वारा संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे कम जल सोखते हैं, अतः इनसे निर्मित वस्त्र गीले होने पर जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद का विषय आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की अलग अलग व्यवस्था, जैसे रेखीय अथवा तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है। अब देखिए, ये जो है ये इसकी जो व्यवस्था है ये रेखीय है, और ये नीचे वाली है ये क्रॉसबद्ध या तिर्यकबद्ध
व्यवस्था प्लास्टिक की है। अब प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, ये प्लास्टिक का गुण है। इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसलिए प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइज में उपलब्ध रहती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे पुनः उपयोग में ले सकते हैं, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दर में भी बदल सकते हैं, इसकी तार भी बना सकते हैं। तो प्लास्टिक के ये कितने गुण हो गए। आप देखते हो कि आपके घरों में बहुत सा सामान ऐसा होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। ये देखिए कुर्सी है, बाल्टी है, कोई गिलास है, खिलौना है, ये प्लास्टिक से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमारे सामने हैं। इसके बाद में आता है एक उदाहरण प्लास्टिक का पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी पॉलीप्लसथीन, ये प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। अगला है थर्मोप्लास्टिक। अब ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी उसका आकार बदल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी। इसका उपयोग खिलौने, कंघे, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए करते हैं। और अब ये देखिए, ये सारे के सारे इस प्रकार के उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक से निर्मित। अब दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक प्लास्टिक कठोर प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर उसका आकार नहीं बदलता है, पिघलता नहीं है, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए बिजली के स्विच बने हुए हैं, कोई बर्तन भी इससे बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने में होता है। आपने रसोई में ऐसे बहुत से बर्तन देखे होंगे जिनके हत्थे पीछे से काले या भूरे रंग के कठोर प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है। ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में भी लिया जाता है। अब प्लास्टिक के विलाक्षी गुण। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, यानी प्लास्टिक जल और वायु से कोई क्रिया नहीं करता है। इसका संचारण आसानी से नहीं होता, जल्दी से ये खराब नहीं होता, गलता नहीं है। इसलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन के लिए करते हैं। दूसरा, प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है, लंबे समय तक चलता है। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के लाभ है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्रबल, चिरस्थायी, विभिन्न आकार साइज में डाल सकते हैं। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होने के कारण उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब प्लास्टिक के विशेष उपयोग कौन से हैं? प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों में व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण, दवा की गोलियों को पैक करने के लिए, घावों को सीने के लिए धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, ये सारे के सारे चिकित्सकीय जो यंत्र है वो प्लास्टिक के लिए बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशेष प्लास्टिक पात्र में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देते हैं, लेकिन पात्र प्रभावित नहीं होता। भोजन पकाने के पात्रों पर चिपकने वाली परत के रूप में टेफ्लॉन नामक विशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, जिस पर तेल और जल भी नहीं चिपकता है। अग्निशय प्लास्टिक, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो इसे अग्निरोधक बनाती है। अब प्लास्टिक और पर्यावरण। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं या जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। और वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। अपशिष्ट के प्रकार। अब देखिए, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन इत्यादि, ये इसको अपघटित होने में लगने वाला समय लगभग 1 से 2 सप्ताह। प्रकृति की क्या है इसकी जैव निम्नीकरणीय है। कागज़ 10 से लेकर 30 दिन, प्रकृति जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह, प्रकृति जैव निम्नीकरणीय है। और ये लकड़ी 10 से 15 वर्ष, प्रकृति इसकी भी जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष, इसकी भी जैव निम्नीकरणीय प्रकृति है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से लेकर 500 वर्ष तक उसको समय लगता है अपघटित होने में, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है।
इसको समय ज़्यादा लग गया, ये निम्नीकरणीय नहीं है। ऐसी प्लास्टिक की थैलियाँ, इसको बहुत साल लगते हैं, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। हमें कुछ ध्यान भी रखना चाहिए जिससे कि हम बच सकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हम बाज़ार जाते हैं तो प्लास्टिक और पॉलीथीन थैली में लिपटी हुई वस्तुएं मिलती है, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है जो बाद में कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक बड़ी मुख्य समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण करता है। प्लास्टिक को जलाने पर पूरे तरीके से जलने में लंबा समय लगता है और भारी मात्रा में विषैला धुआं उत्सर्जित करके पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। बहुत से जानवर कचरे के ढेर में खाद्य अपशिष्ट खाते हैं। इस दौरान पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं और प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध पैदा करते हैं और आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही में इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर लापरवाही सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। और प्लास्टिक से जनित समस्याओं से बचाव, हम बचाव कैसे करते हैं? प्लास्टिक हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं? प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, कम से कम उपयोग करें। कपास या जूट के थैले का उपयोग करना चाहिए। अपने घरों में जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करके इनका निस्तारण करना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित कर कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला सकते हैं, जिससे पुनः चक्रित सामग्री का पुनः उपयोग संभव है। 5R के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है 5R। 5R में क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज़। रिड्यूस यानी उपयोग कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रिकवर पुनः प्राप्त करना और रिफ्यूज़ उपयोग नहीं करना। प्लास्टिक की थैलियों जलाशयों में, सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। भोजन रखने के प्लास्टिक के डिब्बे के स्थान पर स्टील का डिब्बा हमें प्राप्त करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम देखते हैं। इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण मानव द्वारा रसायनों का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें छोटी एकलक इकाइयाँ और परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उदाहरण नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर आदि। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को हमें राइट करना है। देखिए, इसमें रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये इसका सही उत्तर होगा। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाता है, और संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। और अगला प्रश्न है नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ नायलॉन से बनाई जाती है क्योंकि नायलॉन एक प्रबल रेशा होता है, तभी तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए रिस्क उठाई जाती है। खाद्य पदार्थों का संचयन करने तो प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। 3 प्रमुख लाभ है, प्लास्टिक प्रबल, हल्का और चिर स्थायी होता है। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर। चलिए, थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ सकता है जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आसानी से मुड़ नहीं सकता, मोड़ने के लिए बल लगाने पर टूट सकता है। और थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर विकृत हो जाता है, पुनः इसको आकार दिया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करके विकृत नहीं कर सकते, अतः इसे एक बार आकार देने के बाद पुनः नए आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? डेगची के हत्थे, विद्युत प्लग, स्विच प्लग बोर्ड। डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह गर्म करने पर विकृत नहीं होता, और बैकेलाइट नामक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उष्मा विद्युत स्विच प्लग बोर्ड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते, इसमें अपने को वर्गीकृत करना है। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बाल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच आदि। देखिए, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हुए टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, इसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता।
और जिसको कर सकते हैं वो है प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक कुर्सियाँ। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको पुनः चक्रित करना संभव नहीं है, मुश्किल है। अब राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, मुझे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखिए, गर्मियों के लिए संश्लेषित कमीज के स्थान पर सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि कपास जल का एक अच्छा अवशोषक है, इसलिए शरीर से निकलने वाले पसीने को सोखकर वातावरण में वाष्पीकृत कर देता है। इस प्रकार यह पसीने को वाष्पीकृत कर शरीर को ठंडक देने में सहायता करता है, इसलिए गर्मियों के लिए सूती कमीज खरीदनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है क्योंकि वह रसायनों के संपर्क में आने पर भी उनसे क्रिया नहीं करते। उदाहरण, घर में सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन प्लास्टिक की बोतल में रखे जाते हैं, न कि धातु के पात्र में। 11वां प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और शुक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए। अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और शुक एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल कठोर और मजबूत होता है, जबकि ब्रिस्टल कोमल और प्रत्यास्थ होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। हमें जितना हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक व्यवहार में जैव अनिम्नीकरणीय होता है। एक बार यह वातावरण में आने पर प्रदूषण करता है, जलाने पर इससे हानिकारक गैसें निकलती है। कचरे के ढेर में फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर निगल लेते हैं और उनके श्वसन तंत्र में फंस जाती है, जो उनकी मृत्यु का कारण बनती है। अब कॉलम ए के पदों का कॉलम बी के दिए गए सही वाक्य खंडों से मिलान कीजिए। देखिए, इसका मिलान होगा। पॉलिस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते या सिलवटें नहीं पड़ती। टेफ्लॉन नए चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग लाया जाता है। रेयान कागज़ कास्ट लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है और नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, इसकी टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर होगा, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि यदि हम प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करते हैं तो हमें कच्चा पदार्थ पौधों से प्राप्त करना होगा, जिसमें बहुत से वृक्षों को काटने की आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रदर्शित कीजिए करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। एक प्रयोग करते हैं। एक हम परिपथ तैयार करेंगे। आवश्यक सामग्री, एक बल्ब, कुछ तार, एक बैटरी, धातु और प्लास्टिक का टुकड़ा। अब चित्र के अनुसार परिपथ तैयार कर लेंगे। स्विच को ऑन करेंगे। प्रथम स्थिति में बल्ब प्रदीप्त होगा, यानी बल्ब जलेगा। दूसरी स्थिति में बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा, जलेगा नहीं, रोशनी नहीं देगा। इस प्रकार प्लास्टिक पाइप जो थर्मोप्लास्टिक से बना है, यह दर्शाता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम ये हमने कुंजी को हमने ऑन कर दिया तो ये बल्ब यहाँ से जल रहा है, और फिर हमने यहाँ से ये थर्मोप्लास्टिक हटा देंगे तो ये जलेगा, और नहीं हटाएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक है ये विद्युत का कुचालक है। अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस पाठ में बन रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से पादप रेशे कौन से हैं? रेशम, ऊन, कपास। तो इसमें पादप है कपास, ये सी इसमें आएगा। मनुष्य द्वारा बनाई गई पहली बार बनाया गया पूर्णतः संश्लेषित रेशा है नायलॉन। पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियाँ बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? नायलॉन। निम्नलिखित में से पॉलिस्टर रेशे कौन से हैं? टेरिलिन, पीईटी, पॉलीकोट, ये सारे के सारे पॉलिस्टर रेशे हैं। इसमें से किस प्रकार के रेशे आग पकड़ लेने पर पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं? संश्लेषित रेशे। रिक्त की पूर्ति कीजिए। वे रेशे जिन्हें पादप और जंतुओं से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कपास के रेशे सेलुलोज से मिलकर बने हैं। एकलक एक छोटी इकाई है जो परस्पर बड़ी संख्या में जुड़कर बड़ी इकाई बहुलक बनाते हैं। और कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्र गीला होने पर जल्दी सूख जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, याद रखना इसको। फिर थोड़े से बड़े प्रश्न। रेशे क्या है? रेशों के दो प्रकार के नाम बताइए। रेशे एक मजबूत प्रत्यास्थ धागेनुमा संरचना है जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशों के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित यानी संश्लेषित रेशे।
अब दो प्रकार के प्राकृतिक रेशे कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। पादप रेशे जैसे रुई, जूट। जांतव रेशे जैसे ऊन, रेशम। बहुलक एकलक से किस प्रकार भिन्न है? बहुलक बहुत सारी एकलक इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाते हैं जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है, और प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है जो एकलक कहलाती है। संश्लेषित रेशे परिभाषित करें, 3 उदाहरण दीजिए। ऐसे रेशे जिन्हें फैक्ट्रियों में मनुष्य द्वारा रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है मानव निर्मित रेशा कहलाता है। जैसे नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर। रेयान को कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? रेयान दिखावट में रेशम से समानता रखने के कारण कृत्रिम रेशम कहलाता है। पीईटी क्या है? तो पीईटी है पॉलीएथिलीन टरफेथलेट, एक प्रकार का ये पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। एक्रिलिक रेशों के 2 गुणधर्म लिखिए। यह ऊन के समान दिखाई देता है और यह विभिन्न रंगों में हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसके हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हमने दोनों किए हैं। पूरे पाठ का हमने सार भी हमने कर लिया है। निश्चित रूप से आपको ये पाठ आपके लिए उपयोगी होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हमेशा के लिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा।